जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल यूके ट्यूटोरियल में। और आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्नों को। और ये सारे प्रश्न हैं जो दोस्तों वो घटना चक्र के बुक से लिया हुआ है। तो आप क्वेश्चन को बनाइए और कमेंट करके बताइए कि आपका प्रश्न का अनुभव कैसा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया। ऑप्शन ए में कह रहा है कि 1350 ईडी में, बी में कह रहा है कि 1498 ईस्वी में, और सी कह रहा है कि 1530 ईस्वी में, और डी कह रहा है कि 1612 ईस्वी में। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि वास्को डी गामा जो कालीकट पर जो आया था उन्होंने 1498 ईस्वी में आया था। तो इसका आंसर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है दोस्तों कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगीज थे। यानी कि सबसे पहले अगर भारत से किसी भी यूरोपीय कंपनी का संपर्क स्थापित हुआ था तो पुर्तगालीज लोगों का यानी पुर्तगालियों का हुआ था। प्रथम पुर्तगालीज वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। अगर भारत के अगर मैप हम लोग इस तरह से अगर देखें दोस्तों तो ये जो हो जाएगा आपका पश्चिमी तट। तो इसी तट पर सबसे पहले जो कालीकट जो तट है यहाँ तट पर देखें तो आपके वास्को डी गामा जी पहुँचे थे। उन्होंने यहाँ पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। लोग बोलते हैं कि यूरोपियों ने भारत की खोज की, लेकिन यहाँ पर एक गलत हो जाता है। उन्होंने समुद्री मार्ग की खोज की। भारत ऑलरेडी पहले से था, लेकिन यहाँ आने का जो रास्ता था समुद्र मार्ग से वो नहीं था। तो इसको खोजने का काम जो है पहले यूरोपियों ने किया था। इसी चलते कहा जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, लेकिन भारत की खोज न करके उन्होंने जो समुद्री मार्ग की खोज की भारत आने के लिए। तो इसका सेंटेंस ऐसे होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कालीकट के तत्कालीन शासक उस समय थे जमोरिन, और जमोरिन ने ही वास्को डी गामा का स्वागत किया था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि उस समय किसने पुर्तगालियों का स्वागत किया था, यानी वास्को डी गामा का स्वागत किया था। तो हो जाएगा पर जमोरिन ने किया था। पुर्तगालीज व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन द्वीप एवं हुगली के बंदरगाहों में अपना व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की। यानी कि यहाँ से इन्होंने कोठी स्थापित करके अपना व्यापार करना शुरू किया था। इसी के दौरान देखें दोस्तों तो 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा, इसका नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बार बार पूछा जाता है। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगालीज वायसराय एवं गवर्नर बन करके आया। तो ये प्रश्न बार बार पूछता है कि प्रथम पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय बनकर कौन आया था। तो हो जाएगा फ्रांसिस्को द अल्मीडा। सिर्फ आप अल्मीडा भी याद रखिएगा नाम, तो यहाँ से भी काम चल जाएगा। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चलाया। तो ये हो जाएगा आपको ध्यान में रखना कि द अल्मीडा ने, फ्रांसीसी द अल्मीडा ने ही चलाया था। अर्थात देखिए तो ब्लू वाटर पॉलिसी से कहा जाता है कि शांत जल की नीति का प्रतिपादन किया था। तो इसकी व्याख्या है, आप इतना समझ गएंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर नीति से संबंधित है। ऑप्शन ए में कह रहा है द अल्मीडा, बी में हो जाएगा अबुकर्क, सी में हो जाएगा डुप्ले, और डी में हो जाएगा रॉबर्ट क्लाई। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि ब्लू वाटर नीति से संबंधित कौन है। तो आपका आंसर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा कि द अल्मीडा जो है यानी फ्रांसीसी द अल्मीडा, इन्होंने ही शांत जल की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू किया था, प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। यह भी प्रश्न आसान है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि डच, बी में कह रहा है अंग्रेज, सी में कह रहा है फ्रांसीसी, और डी में कह रहा है पुर्तगाली। तो मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे आपका पुर्तगाली ही थे। तो यहाँ पर इसका आंसर डी राइट हो जाएगा। तो पुर्तगाली में सबसे पहले कौन आया था दोस्तों, तो वास्को डी गामा कब आया था, तो 20 मई 1498 को कालीकट के बंदरगाह पर आया था, जिसको जमोरियन ने स्वागत किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। ऑप्शन ए में कह रहा है कि 1496 में, बी में कह रहा है कि 1497 में, सी में कह रहा है दोस्तों कि 1498 में, और डी कह रहा है कि 1600 में। तो वास्को डी गामा भारत में कब आया था दोस्तों, ये आपको पता होगा कि 1498 में आया था। तो इसका आंसर यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पुर्तगालीज उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। ऑप्शन ए में कह रहा है कि डियाज, बी में कह रहा है वास्को डी गामा, सी में कह रहा है दोस्तों अल्मीडा, और डी में कह रहा है कि अबुकर्क।
तो आपको पता होगा दोस्तों कि फ्रांसीसी द अल्मीडा प्रथम वायसराय गवर्नर जनरल बन करके आए थे। तो इसका आंसर यहाँ पर द अल्मीडा राइट हो जाएगा। तो उसका जो टाइटल है वही नाम याद रखना है, वहाँ से प्रश्न आपका पकड़ा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। ऑप्शन ए में कह रहा है गैस्पर कोरिया ने, बी में कह रहा है कि अबुकर्क ने, सी कह रहा है कि जमोरिन और डी कह रहा है कि डॉल अल्मेदा ने। तो आपको पता होगा कि कालीकट में स्वागत करने वाले जो थे उस समय यहाँ के जो राजा थे जमोरिन, उन्होंने ही स्वागत किया था। इस तरह से इसका आंसर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुनिए। तो चलिए यहाँ कूट के माध्यम से चुनना है और इसमें से आपको बताना है। चलिए सब दिखाई दे रहा है। यहाँ कह रहा है कि वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा अगर देखें दोस्तों तो आपको पता होगा कि वास्को डी गामा कहाँ का था। तो ये हो जाएगा आपका पुर्तगालीज था। इसके बाद देखिए दोस्तों तो क्रिस्टोफर कोलंबस, ये कौन थे दोस्तों? क्रिस्टोफर कोलंबस। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका स्पेन के रहने वाले थे। तो यहाँ पर हो जाएगा स्पेन। इसके बाद देखिए दोस्तों तो कैप्टन कुक। तो कैप्टन जो कुक थे दोस्तों, यहाँ पर अगर देखेंगे तो कैप्टन कुक एक ग्रेट ब्रिटेन के थे। और आपका तस्मान, जो तस्मान है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका हॉलैंड के रहने वाले थे। तो इस तरह से देखिए तो आप इसको मिलाएंगे तो आपका आंसर बी जो है वो राइट हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में क्या कह रहा है दोस्तों कि पुर्तगालीज यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की खोज की तथा स्पेन यात्री, आपको याद रखना है, कोलंबस ने अमेरिका की। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि अमेरिका की खोज किसने की। तो जो एक स्पेनी यात्री कोलंबस थे, इसलिए कोलंबस को अमेरिका की खोज करने का श्रेय दिया जाता है। तो कोलंबस ने अमेरिका की और ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। अब पूछा जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की, तो ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने की थी। ये सब जो थे दोस्तों इस जल मार्ग के माध्यम से जाने का रास्ता को ढूंढा था, खोज किसी ने नहीं किया था, क्योंकि वो देश जो है ऑलरेडी जो है वहाँ पर मौजूद थे। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा इसको समझिएगा शब्दों को। अगला कह रहा है दोस्तों कि हॉलैंड के तस्मान ने वान डी मांसलैंड यानी वर्तमान में तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी। तो याद रखना हॉलैंड के जो तस्मान ने वांडी मांसलैंड यानी वर्तमान में देखे तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी। तो चारों जो आपको नाम याद रखना है कि पुर्तगालियों जो थे वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, कोलंबस ने अमेरिका की और कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की तथा हॉलैंड के तस्मान ने ये वान डी मांसलैंड और न्यूजीलैंड की खोज की। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत में पुर्तगालीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए में कह रहा है वास्को डी गामा, बी में कह रहा है कि अबुकर्क, सी में कह रहा है कि थर्मोलोम्यू डायच और डी में कह रहा है जॉर्ज ऑक्सडॉन। तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि यहाँ हो जाएगा कि भारत में पुर्तगाली शक्ति के वास्तविक संस्थापक जो थे वो अबुकर्क थे। तो यहाँ पर ध्यान में देखिएगा, जो अबुकर्क थे वो अगले वायसराय बन करके आए थे और उन्होंने ही देखे दोस्तों तो यहाँ का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो इसका आंसर बी राइट हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या को देखिएगा दोस्तों तो व्याख्या में कह रहा है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अबुकर्क थे, जिनका कार्यकाल देखें तो 1509 से लेकर 1515 ईस्वी तक था। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगालीज राज्य की स्थापना की और फरवरी 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीतना अबुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि 1510 ईस्वी में जो बीजापुर के शासक थे आदिल शाही, उस समय गोवा को जीतने का काम किसने किया था? तय किया था अबुकर्क ने ही की थी और एक उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। गोवा के विजय के दक्षिणी पश्चिमी समुद्री तट पर पुर्तगालीज जो थे वो नौसैनिक प्रभुत्व पर मुहर लगा दी थी। यानी कि गोवा के जीतने के साथ ही देखें तो जो दक्षिणी पश्चिमी जो समुद्री तट पर पुर्तगालियों का नौसैनिक प्रभुत्व यहाँ पर कायम हो गया था। इसके साथ ही देखें दोस्तों तो भारत में क्षेत्रीय पुर्तगालीज राज्य की स्थापना हुई और
अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने एवं उनकी स्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। यानी कि ऐसा इन्होंने नीति चलाई कि जो पुर्तगालीज थे उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों को अगर जीतना है, दिल को जीतना है, तो यहाँ की महिलाओं से इन्होंने शादी करने के लिए इस चीज़ों को उन्होंने प्रोत्साहित किया, लोगों को बताया, अपने पुर्तगाली जो लोग उनके साथ आए हुए थे। तो एक गवर्नर जनरल थे और इन्होंने इसकी नीति जो थी इस टाइप की थी और इसी के माध्यम से उन्होंने प्रभुत्व स्थापित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ध्यान में रखिए, पूछ रहे हैं यहाँ पर कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, उसको चुनना है। ऑप्शन ए में कहा था पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। तो आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो पहला ही कथन जो हो जा रहा है वो गलत हो जा रहा है, क्योंकि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया था दोस्तों। तो आपको पता होगा, अभी तुरंत पढ़े कि 1510 ईस्वी में बीजापुर के जो सुल्तान थे आदिल शाही, उन्होंने से गोवा को जीता था अल्बुकर्क ने। यानी कि 1510 में जीता तो 1499 कैसे हो सकता है। यानी कि ऑप्शन ए ही आपका गलत हो जाएगा। बाकी ऑप्शन जो है वो सही होंगे, इसको भी पढ़ लीजिए। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। सी में कह रहा है दोस्तों कि पूर्वी भारत में अंग्रेज कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। और डी कह रहा है डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसिस्को ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। तो इस तरह से देखें तो एक गलत है, बाकी जो कथन है वो सही हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों अजी दीव में, बी कह रहा है दोस्तों कन्नौर में, सी कह रहा है कोचीन में और डी कह रहा है गोवा में। तो पुर्तगालियों ने भारत में अगर देखे दोस्तों तो जो प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था वो हो जाएगा आपका कोचीन में हो जाएगा। इसका आंसर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है दोस्तों कि पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग यानी भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी का निर्माण जो है अल्फांसो दी अल्बुकर्क, याद रखिएगा अल्फांसो दी अल्बुकर्क, इनके द्वारा किया गया था 1503 ईस्वी में कोचीन में इन्होंने किया था। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण जो है अल्फांसो दी अल्बुकर्क द्वारा 1503 ईस्वी में कोचीन में कराया गया था और इस समय के गवर्नर नहीं था। लेकिन इसको ध्यान में रखना है, इस समय गवर्नर यहाँ पर नहीं था। कि आपको पता होगा कि इनका जो कार्यकाल था अल्बुकर्क का, एक कार्यकाल था 1509 से 1515 तक। यानी कि यहाँ पर 3 में ध्यान देना है कि इन्होंने कब कराया था तो 1503 में कराया था। उस समय जो थे गवर्नर आपके ये नहीं थे, तो उस समय द अल्मीडा थे, जिसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और दो इसके बाद फिर आते हैं अल्बुकर्क आते हैं। तो एक सीक्वेंस है नाम जो आपके 3 ही गवर्नर जनरल विशेष रूप से फ्रांसीसियों में पढ़ना है, तो उसको आप नाम को एक क्रम में लिख करके याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है कि किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। ऑप्शन ए में हो जाएगा दोस्तों अंग्रेज, बी में हो जाएगा फ्रांसीसी, सी में हो जाएगा पुर्तगालीज और डी में हो जाएगा डच। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों कि यूरोपियों ने भारत में प्रथम समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए, वो कौन थे तो पुर्तगालीज थे। क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर कौन आए थे तो पुर्तगालीज ही आए थे और इन्होंने सर्वप्रथम यहाँ पर अपना देखें तो समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। तो इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। इसकी व्याख्या को देख लीजिए। व्याख्या में कह रहा है दोस्तों कि यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगालीज व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए और भारत में प्रथम पुर्तगालीज वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने 1509 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार कर लिया। जो दमन द्वीप है दोस्तों, उसी पर द्वीप पर अधिकार कर लिया और द्वीप पर अधिकार के साथ ही पुर्तगालीज हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। यानी जो हिंद महासागर के एरिया है इसमें देखें तो पुर्तगाली लोगों का वर्चस्व बढ़ गया और यहाँ पर इन्होंने अधिक शक्तिशाली हो गए। पुर्तगालीजों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एक आधिपत्य स्थापित कर लिया तथा यहाँ से गुजरने वाले अन्य जहाज़ों से कर की वसूली की। यानी इस क्षेत्र पर कोई भी अगर जहाज पार होता था तो उसे पे इन लोग टैक्स के रूप में, कर के रूप में कुछ वसूलना शुरू कर दिए थे, क्योंकि इनका देखें तो धीरे धीरे इधर का वर्चस्व जो है वो बढ़ गया था। अगला प्रश्न दोस्तों कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई थी वह थी। ऑप्शन ए में कह रहा है बांदेल, बी में कह रहा है चिनसुरा, सी में कह रहा है हुगली और डी में कह रहा है श्रीरामपुर।
तो आपको याद होगा कि बंगाल में देखें तो एक फैक्ट्री पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई थी और वो थी दोस्तों हुगली में। तो इसका आंसर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं और व्याख्या से आपका क्लियर हो जाएगा। व्याख्या में कह रहा है दोस्तों कि पुर्तगालीज गवर्नर नीनो डी कुन्हा जो 1529 से लेकर के 1538 तक, तो याद रखिएगा तीनों गवर्नर के नाम। एक हो जाएगा दोस्तों दलमीडा, फिर अबुकर्क, इसके बाद डी कुन्हा। ये तीन जो है तीनों का क्रम इसी टाइप से, और इसी को याद रखिएगा। तो आपके पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा जो थे दोस्तों, उन्होंने 1529 से 38 ईस्वी ने मद्रास के निकट सैन थॉमी और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित कर भारत की पूर्वी समुद्री तट की ओर पुर्त वाणिज्य व्यापार का विस्तार किया। यानी पुर्तगालीज वाणिज्य का इन्होंने विस्तार किया था, यानी व्यापार का विस्तार किया था। पहले तो इन लोग जब आए थे तो पश्चिमी तट में थे, लेकिन धीरे धीरे इन लोग सोचे कि अब जो है पूर्वी तट में स्थापित कैसे किया जाए। तो इसी के आधार पर देखें तो इन्होंने हुगली पर अपना कब्जा जमाना शुरू किया था। इसके बाद देखिए दोस्तों तो 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन मोहम्मद शाह से सतगांव और चटगांव, याद रखिएगा सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। इसके बाद संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगालीज बस्तियों की स्थापना की गई। यानी पश्चिमी तट से देखें तब इनके पूर्वी तट पर वर्चस्व बढ़ने लगा था। चटगांव जिसे पुर्तगालीज महान बंदरगाह के रूप में अभिहित करते थे, यानी कि इस जो चटगांव का जो बंदरगाह थे इसको बहुत बड़े बंदरगाह के रूप में इसे अभिहित करते थे और उनके द्वारा प्रयुक्त किया जा रहा था। किंतु 16वीं सदी में सतगांव पतन हो गया और उनका स्थान जो है हुगली ने ले लिया। और धीरे धीरे सतगांव का देखेंगे, आप इतिहास पढ़ेंगे तो सतगांव का पतन हो जाता है, फिर हुगली ने इसका जगह पर ले लिया। इसके बाद देखिए दोस्तों तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे लिखा हुआ है कि चिंसुरा में डचों ने गुस्त्राउस किले का निर्माण कराया था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि चिंसुरा में गुस्त्राउस किले का निर्माण किसने कराया था। तो यह हो जाएगा कि डचों ने कराया था और श्री रामपुर डेनिसों का प्रमुख केंद्र था। तो इस तरह से जो सब एरिया जो है वो धीरे धीरे बढ़ते चला जा रहा था, एक कब्जा होते चला जा रहा था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो अगला प्रश्न कहता है कि पांडिचेरी यानी वर्तमान में पुदुचेरी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए का है कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। बी में कहा है कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी। और तीसरे में कहा है कि अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। उपयुक्त में से कौन से कथन जो है वो सही है। तो यहाँ पर अगर देखिए दोस्तों तो आपका एक कथन जो है केवल ए सही हो जाएगा कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली ही थे। तो यहाँ पर इसका आंसर ए राइट हो जाएगा, बाकी जो ऑप्शन है वो गलत है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है दोस्तों कि पांडिचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था और पांडिचेरी में इसके बाद डेन्स और डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की थी, जिसके बाद 1673 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने यहाँ अपनी बस्ती स्थापित की। तो याद रखिएगा दोस्तों कि पुर्तगालियों ने सबसे पहले उपनिवेश के रूप में यहाँ स्थापित किया था, फिर पांडिचेरी में इसके बाद डेन्स और डचों ने अपना व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की। पुर्तगाली के बाद यहाँ पर डेन्स और डचों दोनों ने व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की, जिसके बाद अगर देखिए दोस्तों तो 1673 में फ्रांसीसियों ने यहाँ पर अपनी बस्ती स्थापित कर ली थी। अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी पर 1793 ईस्वी में कब्जा कर लिया और फिर 1814 ईस्वी में हुई पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया। इस प्रकार केवल जो है एक आपका सही हो जाएगा। तो एक बड़ा देखिए दोस्तों तो अंग्रेजों का वर्चस्व था कि कहीं दूसरे का ब्याह होता था तो वहाँ पर भी लोग दान दहेज करके और यहाँ के लोगों की ज़मीन किसी और को दे देते थे, बेच देते थे। कहानी अजीब सी रही। आप आधुनिक भारत पढ़ना शुरू कीजिएगा तो ये सब चीज़ों का आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था। ऑप्शन ए में हो जाएगा पुर्तगालियों ने, बी में हो जाएगा फ्रांस वासियों ने, और सी में हो जाएगा डेनमार्क वासियों ने, और डी में हो जाएगा अंग्रेजों ने। तो हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अगर कोई अड्डा बनाया था दोस्तों तो ये बनाया था पुर्तगालियों ने बनाया था। तो यहाँ पर इसका आंसर ए राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं। पुर्तगालियों के द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि पुर्तगाली के द्वारा जो पुर्तगाली यहाँ के पहले आए, पहले बसे, और उन्हीं के द्वारा ही हुगली को बंगाल की खाड़ी में
अगर देखें तो जो समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि देखें तो इस पर कब्जा करके और धीरे धीरे लूट मार करने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। ऑप्शन ए में हो जाएगा डच, बी में हो जाएगा फ्रांसीसी, सी में हो जाएगा पुर्तगालीज, डी में हो जाएगा अंग्रेज और ई में करेक्ट इनमें से कोई नहीं है या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो आपको ध्यान में हो गया है कि जो है वो हुगली का उपयोग जो है लूटमात के लिए कौन करते थे, तो ये पुर्तगाली लोग करते थे। तो इसका आंसर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था। ऑप्शन ए में हो जाएगा दोस्तों चार्ल्स आयर, बी में हो जाएगा जॉब चार्नक और सी में हो जाएगा गेरोल्ड अंगियार और डी हो जाएगा विलियम नॉरिस। तो आपको पता होगा दोस्तों कि कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है जॉब चार्नक जी को, तो इसका आंसर बी राइट हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या को देखिए, व्याख्या से और आपका क्लियर हो जाएगा। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चार्नक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानती या सूतनोती यानी कलकत्ता स्थल को चुना था और उसे ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। यानी कि देखिए दोस्तों, जैसे मुंबई को किसने बनाया, कलकत्ता को किसने बसाया, पांडिचेरी को किसने बसाया, तो ये सब जगह जो है उसके कहीं ना कहीं अंग्रेजों के देन की वजह से बसा है। तो आप यह इतिहास में पढ़ेंगे, आप लुसेंट की बुक पढ़ेंगे तो उसमें भी ये देखने को मिल जाएगा। तो इसको ध्यान में रखना है कि कासिम बाजार की में पहले फैक्ट्री थी, उसमें जॉब चार्नक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूती नाती यानी जो वर्तमान का कलकत्ता स्थल उसको चुना था, उसी ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। हालांकि मई 2003 में दिए गए अपने निर्णय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने जॉब चार्नक को कलकत्ता का संस्थापक न मानते हुए कहा कि कलकत्ता यानी कालिकता जॉब चार्नक के आगमन से पूर्व अस्तित्व में था तथा इस आधार पर कलकत्ता की स्थापना अगर देखें तो 24 अगस्त 1690 यानी 24 अगस्त 1690 यानी स्थापना जो होता है इस दिन भी नहीं माना जा सकता है। यानी कि जो कोर्ट था, हाई कोर्ट, उन्होंने कहा कि जॉब चार्नक से पहले भी इसके विषय में कलकत्ता था, यानी कि इसके विषय में बोला गया कि जॉब चार्नक से पहले जो है वो कलकत्ता शहर बसा हुआ था। तो इस तरह से देखें तो एक बड़ा विवादित है, लेकिन फिर भी जो आपके इतिहासकार दे रहे हैं, जो प्रश्न बार बार आ रहा है उसी को आपका मानना पड़ेगा और आपको ध्यान में रखना है कि कलकत्ता के संस्थापक जो है वो जॉब चार्नक जी को ही माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कलकत्ता किसने बसाया। रिपीटेड प्रश्न है। ऑप्शन ए में हो जाएगा जॉन शॉरमैन ने, बी में हो जाएगा वास्को डी गामा ने, सी में हो जाएगा वारेन हेस्टिंग ने और डी में हो जाएगा जॉब चार्नक ने। तो आपको ध्यान रखना कलकत्ता किसने बताया, तो यहाँ पर डी हो जाएगा जॉब चार्नक ने। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों की ने आरंभ की। ऑप्शन में कह रहा है दोस्तों पुर्तगाली, बी में कह रहा है डच, सी में कह रहा है फ्रेंच और डी में कह रहा है कि डेनिश। तो भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी जो है उन्होंने डच लोगों ने ही आरंभ की थी। तो इसका आंसर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या को देखिए। व्याख्या में कह रहा है कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1599 ईस्वी में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका पूरा नाम था दोस्तों द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट एंड लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज थी। और इसके बाद देखें तो 1602 ईस्वी में डच यानी जो हॉलैंड निवासी को डच कहा जाता था, हॉलैंड, ये देखिए दोस्तों कि संसद के द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो इस तरह से देखें तो विकल्प में ब्रिटेन न होने के कारण जो यहाँ पर आपका बी सही होगा। अगर ब्रिटेन रहता है दोस्तों तो यहाँ पर इसका आंसर ब्रिटेन राइट होता, लेकिन यहाँ पर डच है इसलिए इसका आंसर डच माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही है। यानी कि यहाँ पर देखना है दोस्तों को कौन सा एक कथन जो है वो सही है, बाकी कथन तो गलत है, उसको चुनना है। तो सही कथन को चुनना है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। बी में कह रहा है दोस्तों डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। और सी में कह रहा है कि आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। डी कह रहा है दोस्तों आधुनिक कोची कभी भी ब्रिटेन उपनिवेश का भाग नहीं था। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो आपका बी आंसर सही हो जाएगा कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया था
और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया था। तो इस तरह से आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसकी व्याख्या में देख रहा है कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोची में विलियम्स फोर्ड का निर्माण कराया था। तो इस तरह से आपका यहाँ पर ये सही था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। ऑप्शन ए में कह रहा है भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, बी में कह रहा है कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे, सी में कह रहा है दोस्तों को भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीयता या राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था, और डी का रहा उपरोक्त तीनों। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के सफलता का अगर राज देखें दोस्तों तो आपके यहाँ पर उपरोक्त जो है तीनों कथन देखने को मिल जाएगा, यानी कि तीनों कथन जो है आपका सही है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। तो व्याख्या में लिखा है उपरोक्त जो है तीनों कारण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के सफलता में सहायक थे। ज्ञातव्य है कि 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। और इसी के आधार पर देखिए दोस्तों तो आगे इन्होंने जो है ये कंपनी के माध्यम से इन चीज़ों का अभाव था इंडिया में, उसका उन्होंने लाभ उठाया और 200 सालों तक हमारे ऊपर उन्होंने राज किया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए में कह रहा है कि लिवेंट कंपनी को, बी में हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी को, सी में हो जाएगा द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, और डी कह रहा है दोस्तों ऑस्टेंड कंपनी क्यों। तो आपको पता होगा दोस्तों कि ब्रिटिश कंपनी में अगर देखें तो भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र जो प्राप्त हुआ था वो हुआ था लिवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ, यानी कि इसका आंसर ए राइट हो जाएगा। आइए व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है दोस्तों कि लिवेंट कंपनी ने 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। तो याद रखिएगा कि सबसे पहले 1593 में इनको स्थल मार्ग से व्यापार करने का अधिकार पत्र जो है वो प्राप्त हुआ, और 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ जो प्रथम ने, यानी जो एलिजाबेथ प्रथम ने, उन्होंने कहा कि दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू दी ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडिया के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया गया। इसके बाद देखिए दोस्तों तो समुद्री मार्ग से किसे प्राप्त हुआ था, तो ईस्ट इंडीज कंपनी को प्राप्त हुआ था। इसके बाद 1702 ईस्वी में इसने न्यू कंपनी तथा महारानी एनी के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय इकरारनामा किया जिसके तहत पुरानी कंपनी 7 साल के भीतर खुद को बंद कर देगी, तथा 1709 ईस्वी में दोनों कंपनियों ने मिलकर एक नए नाम, याद रखिए दोनों कंपनी को मिलकर एक नया नाम दिया गया, यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू दी ईस्ट इंडीज के रूप में अपने व्यापार को बढ़ाएगी। यह कंपनी सामान्यतः ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो इस तरह से इसका नाम बदलते गया, और जो कंपनियां दोनों थी, एक लिवेंट कंपनी और द ईस्ट इंडीज कंपनी ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज, इनको मिला करके बाद में नाम दे दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी मर्ज करते हुए, और इन्हीं दोनों मिल करके भारत में देखें तो 200 सालों तक व्यापार किया और राज किया। अगला प्रश्न है दोस्तों कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बंदरगाह था। ऑप्शन ए में हो जाएगा अकबर, बंदरगाह नहीं दोस्तों बादशाह था। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का लंदन में गठन हो रहा था, यानी कि कब हुआ था दोस्तों, तो 1600 आसपास 1599 में, यानी कि 16 में इसको मानिए यहाँ पर गठन हुआ था। उस समय यहाँ पर कौन सा बादशाह था, तो ऑप्शन में दे रहा अकबर, बी में हो जाएगा दोस्तों जहांगीर, सी में हो जाएगा शाहजहां, और डी में हो जाएगा दोस्तों औरंगजेब। तो आपको ध्यान में रखना होगा 1600 के आसपास में यहाँ पर कौन गवर्नर जनरल थे, तो यहाँ पर कहाँ हो जाएगा दोस्तों अकबर। इसका आंसर राइट हो जाएगा। तो इसका आंसर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या को देखिए आपका और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों तो कह रहा है कि सितंबर 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया था। इसमें
पूर्वी द्वीप समूह, यानी पूर्वी द्वीप समूह यानी कि जिसमें हमारा भारत देश आता था, पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार करने का योजना तैयार की गई और इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया। तो 1599 में कंपनी का गठन किया और इसका नाम जो है वो गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेनिंग इन टू द ईस्ट इंडीज रखा गया। और इस दौरान भारत का जो बादशाह था वो अकबर था, क्योंकि अकबर का कार्यकाल कितना है दोस्तों, तो 1556 से 1605 में, बाद में 1605 में पेचिश की बीमारी से इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से अगर देखें तो आपका 1599 यानी एवरेजिंग हम मान के चलते हैं 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन। अगर एग्जाम में पूछेगा तो 1599 ही मारिएगा, लेकिन माइंड में 1600 रखिएगा ताकि क्वेश्चन पकड़ा जा सके। उस समय देखें तो आपका जो यहाँ पर मुगल बादशाह थे वो आपका अकबर जी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? ऑप्शन ए में हो जाएगा अकबर, बी में हो जाएगा जहांगीर, सी में हो जाएगा शाहजहां और डी में हो जाएगा औरंगजेब। तो यही प्रश्न रिपीटेड है दोस्तों, तो आपको बहुत आसानी से बन गया होगा। तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपका आंसर वही हो जाएगा, राइट हो जाएगा आपका जहांगीर। तो चलिए देखते हैं। जहांगीर जो था दोस्तों ये मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे उन्होंने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, जब कंपनी बनी थी उस समय आपके बादशाह कौन थे? अकबर थे। लेकिन जब यहाँ पर कारखाना भारत में आने के बाद स्थापित किए थे उस समय जहांगीर थे, और जहांगीर के द्वारा ही देखें तो परमिशन ले करके इन्होंने एक फैक्ट्री के स्थापित किया था। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में करा दोस्तों कि जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम तथा मछलीपट्टनम, जिसे मछलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना, याद रखिएगा अस्थायी था, स्थायी नहीं था, अस्थायी कारखाना स्थापित किया। और 1613 ईस्वी में 13 में यानी 1613 में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना था। तो ये पूछा जाएगा प्रथम स्थायी कारखाना कहाँ स्थापित किया? तो इन्होंने सूरत में किया था। और कब किया था? तो 1613 में किया था। लेकिन अस्थायी इन्होंने कब किया था दोस्तों? तो मछलीपट्टनम में किया था और उन्होंने 1611 में किया था। तो फ्लो में दोस्तों कभी कुछ गलत पढ़ा जाता है तो उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि पढ़ने के समय में क्योंकि हमारी जो भाषा होती है वो फिसल ही जाती है। आप कितना भी शब्दावली का प्रयोग कीजिए अपने भाषा में, लेकिन इसको देखने को मिल ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन ए में करा गोवा, बी में करा बंगाल में हुगली में, सी में करा दोस्तों औरकोट में और डी करा सूरत में। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो आपका आंसर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा, सूरत। यानी भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया था, वो हो जाएगा सूरत में। तो ध्यान में भी प्रश्न रखेंगे दोस्तों कि पहली अगर देखें तो मछलीपट्टनम में की थी, लेकिन वो अस्थायी रूप से थी, और वास्तविक अगर माना जाता है पहली फैक्ट्री स्थापित करने का तो वो हो जाएगा आपका सूरत में हो जाएगा। यानी कि डी आपका राइट हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में देखिए दोस्तों तो कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार, यानी जो हॉकिंस थे उन्होंने सूरत से मुगल दरबार में 1608 ईस्वी में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडलटन ने सूरत के समीप जो था वो स्वावलंबी पहुंचा, यानी खुद से वो स्वावलंबी होकर के पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहाँ व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। इस तरह से देखें तो 16 में पुर्तगालियों के द्वारा सफलता मिली। तो कैप्टन जो थॉमस वेस्ट के द्वारा सूरत के बंदरगाह के विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया और तदुपरांत अंग्रेजों ने सूरत में 1613 ईस्वी में स्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित कर की, और यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे देशों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियाँ भी स्थापित करने लगे, और इस तरह से धीरे धीरे इनका वर्चस्व जो है वो बढ़ता चला गया। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। ऑप्शन ए में हो जाएगा पुणे में, बी हो जाएगा गोवा में, सी हो जाएगा पुडुचेरी में और डी हो जाएगा सूरत में। तो ये आपका ध्यान में रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी दोस्तों, तो ये बार बार हो जाएगा आपका सूरत में। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि प्रश्न जो आएगा तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर सूरत रहेगा ऑप्शन, और सूरत में आपको टेक आउट कर देना है।
अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों आपका विलियम हॉकिंस, बी में कह रहा है थॉमस वेस्ट, सी में कह रहा है कि थॉमस रो और डी में कह रहा है दोस्तों जोसिया चाइल्ड। तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि इसका हो जाएगा थॉमस वेस्ट के द्वारा। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये भी जो है आपके इम्पोर्टेंट है और ये भी प्रश्न यहाँ से बनने की संभावना रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? ऑप्शन ए में हो जाएगा डचों ने, बी में हो जाएगा अंग्रेजों ने, सी में हो जाएगा फ्रांसीसियों ने और डी हो जाएगा पुर्तगालियों ने। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों अंग्रेजों ने, यानी कि बी आंसर राइट हो जाएगा। सूरत में प्रथम कारखाना स्थापित करने वाले, फैक्ट्री स्थापित करने वाले कौन थे? तो ये अंग्रेज लोग ही थे। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं, शायद आपको पता होगा, फिर भी देख लीजिए कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत में फैक्ट्री स्थापित की और 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। तो इसको भी प्रश्न में ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले अंग्रेजों ने किससे अनुमति ली थी? तो जहांगीर से 1613 में अनुमति लेकर के सूरत में एक कारखाना स्थापित की थी और सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में, जबकि फ्रांसीसियों के द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित किए गए। यानी कि देखिए दोस्तों, तो जो सूरत में फैक्ट्री पहले अंग्रेज आए 1613 में, इसके बाद देखिए दोस्तों तो आपके डचों ने भी 1616 में और फ्रांसीसियों ने 1668 में एक फैक्ट्री स्थापित की। उल्लेखनीय कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में अपना कारखाना स्थापित किया था, जो कि अस्थायी था, यानी कुछ दिनों के लिए था, स्थायी रूप से नहीं था। इन्होंने अपना प्रथम स्थायी कारखाना 1613 ईस्वी में सूरत में ही स्थापित किया था। फ्रांसीसियों ने भी अपना प्रथम कारखाना जो है वो 1668 ईस्वी में सूरत में ही स्थापित किया था। तो दोनों को ध्यान में रखिएगा कि अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों ने पहली कारखाना जो है वो सूरत में ही स्थापित किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? ऑप्शन ए में हो जाएगा बेंगलोर में, बी में हो जाएगा मद्रास में, सी में हो जाएगा मछलीपट्टनम में और डी हो जाएगा दोस्तों सूरत में। तो बहुत आसान कि आप यहाँ पर आपको ध्यान में रखा कि क्या हो जाएगा सूरत में। तो ध्यान में रखने का कि जो सूरत में जो है प्रथम जो कारखाना स्थापित करने वाले के जो अनुमति मिला था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था। उसी प्रकार फ्रांसीसियों ने भी प्रथम कारखाना सूरत में ही स्थापित किया था। लेकिन ध्यान रखिएगा कि फ्रांसीसी कब किए थे? तो किए थे फ्रांसीसी लोग 1668 में किए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? थोड़ा सा स्पेलिंग जो है दोस्तों बड़ा अंग्रेजों लोगों का नाम उटपटांग रहता है, इसलिए इस टॉपिक में दिक्कत हो रहा है। बाकी जब अगले टॉपिक में हम लोग घुसेंगे तो उसमें दिक्कत नहीं होगा। ऑप्शन ए में करा दोस्तों सूरत, बी में करा सतारा और सी में करा है बम्बे और डी में करा है पणजी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी जो थी वो आपका सूरत में थी। तो यहाँ पर इसका आंसर ए राइट हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं दोस्तों। तो व्याख्या में करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी ने आरंभ में सूरत को प्रेसिडेंसी बनाया था, बाद में यह बम्बे प्रेसिडेंसी कर दी गई थी। यानी पहले कहाँ थे? सूरत में, और बाद में देखिए तो बम्बे में इसकी प्रेसिडेंसी बनाई गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न ये कर रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? ऑप्शन ए में कह रहा है कि डचों से, बी में हो जाएगा फ्रांसीसियों से, सी में हो जाएगा डेनिसों से और डी में कहा पुर्तगालियों से। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई जो लिया था दोस्तों वो पुर्तगालियों से लिया था। तो यहाँ पर इसका आंसर डी राइट हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई जो है पुर्तगालियों से लिया था। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह जो था वो पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर, थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि 1661 में जो था ब्रिटेन के जो राजा थे, सम्राट थे चार्ल्स द्वितीय, उनका जो विवाह तय हो गया था वो पुर्तगाल के राजकुमारी कैथरीन से हुआ था। अब इन्होंने देखिए दोस्तों तो कैथरीन पर चार्ल्स जो थे, कैथरीन जो ब्याह तय हुआ था यानी पुर्तगाली राजकुमारी थी उनसे होने पर चार्ल्स को पुर्तगालियों के द्वारा मुंबई यानी जो आपका जो ये चार्ल्स द्वितीय हैं इनको जो है दहेज में दिया गया था।
तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि पुर्तगालियों के द्वारा मुंबई जो है वो उपहार स्वरूप प्रदान कर दिया गया। यानी कि देखें तो मुंबई पर किसका कब्जा था, तो मुंबई पर जो कब्जा था वो पुर्तगालियों का था। और पुर्तगाली के राजकुमारी का विवाह जब सेट हो गया जो आपके इंग्लैंड के सम्राट से, तो बोले कि पुर्तगाली के महाराजी को हम लोग दहेज में दे रहे हैं, यानी महारानी को राजकुमारी को हम लोग मुंबई दहेज में दे रहे हैं। आप सोचिए कि शादी यूरोप में हो रहा है और दहेज दिया जा रहा है इंडिया के किसी स्थान को, यानी ये स्थिति थी, जिसे उन्होंने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर, थोड़ा ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जिसे 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। और जो चार्ल्स जो महाराजा थे, चार्ल्स द्वितीय राजकुमार जो थे, इन्होंने क्या किया कि मुंबई शहर जब इनको दहेज में मिला तो ये बोल दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को आप लोग ले लो, बदले में हमको 10 पाउंड जो है वार्षिक रूप में देना, यानी किराए पर इन्होंने इंडिया को दे दिया। और ये 1668 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया कंपनी को इन्होंने देने का काम किया था। यानी 61 में शादी हुआ, 61 में दहेज मिला आपका मुंबई शहर, और दहेज में मुंबई शहर मिला और उसको किराए पर दे दिया, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। कब दिया दोस्तों, तो 1668 ईस्वी में दिया। आप इतिहास पढ़ेंगे दोस्तों तो बड़ा एक कहानी है, आपको लगेगा कि ऐसे कैसे हो रहा था, इस तरह से आपकी कहानी पढ़ने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया। ऑप्शन ए में हो जाएगा दोस्तों अंगियार के द्वारा, बी का रहेगा सर जॉन चाइल्ड के द्वारा, सी में का रहेगा सर जॉन गेयर के द्वारा, और डी का रहेगा सर निकोलसन वेट के द्वारा। तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो इसका आंसर आपका बी जो है वो राइट हो जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निकासित किया गया था, सर जॉन चाइल्ड्स को। तो इसका आंसर बी राइट हो जाएगा। इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है दोस्तों कि मुंबई की अंग्रेज गवर्नर जो थे वो जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में मुंबई और पश्चिमी समुद्र के तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को जो था वो बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप जो है उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था और मुगल जो शासक औरंगजेब के सामने उसे विवश होना पड़ा, अंततः उसे माफ़ी मांगनी पड़ी। यानी कि जो थे इन्होंने चार्ल्स गाइड ने इन्होंने क्या किया था कि धीरे धीरे जो थे अपना वर्चस्व बढ़ाने लगे थे और इन्होंने मुगल बंदरगाहों पर घेरा डाली, यानी जिस पर मुगल लोगों का कब्जा था जिस बंदरगाह पर, उस पर घेरा डालते हुए जो यात्री हज करने मक्का वगैरह जाते थे उस पर इन्होंने बंदी बनाने लगा। ये बात जब औरंगजेब को पता चला तो औरंगजेब ने उसे बोला कि इसके निकालो, हमारे देश से निकालो, यानी भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया। तो देखें तो बाद में उन्होंने क्षमा याचना मांगी तो बाद में उन्होंने औरंगजेब ने माफ़ कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था। ऑप्शन ए में हो जाएगा कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदता, बी में कहा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी की जंग, सी में कहा था तो कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, और डी का अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर इसका आंसर डी राइट हो जाएगा कि कर्नाटक युद्ध में तत्कालिक कारण माना जाता है कि अंग्रेजों के द्वारा जो था वो फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण किया जाना। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कह रहा दोस्तों कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो 1746 से 48 के बीच हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी युद्ध जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था का विस्तार मात्र था, यानी कि इस युद्ध को माना जाता है कि ऑस्ट्रेलिया का जो उत्तराधिकारी युद्ध हो रहा था उसका एक विस्तार माना जाता है कर्नाटक के प्रथम युद्ध को। तथा यहाँ पर देखिए दोस्तों तो गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में 1746 ईस्वी में युद्ध का प्रारंभ हो गया और अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों को अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालिक कारण माना जाता है। बर्नेट ने देखें तो जो कर्नाटक के उस समय अंग्रेज़ों का जो अधिकार था दोस्तों, फ्रांसीसियों का जो अधिकार था उसके दौरान, क्योंकि फ्रांसीसियों से देखेंगे तो कर्नाटक उस समय जो सुल्तान था आपके टीपू सुल्तान हैदर अली वो मिले हुए थे, उनका संबंध काफ़ी अच्छा था उनसे। अब इसी के बीच में देखें तो एक रिलेटेड है, युद्ध चलता था यूरोप में लेकिन उसका प्रभाव यहाँ भी देखने को मिलता था, क्योंकि यहाँ भी लोगों का एक क्षेत्र में कब्जा होता था, अंग्रेज़ों का कुछ और क्षेत्र होता था फ्रांसीसियों का, तो वहाँ जब यूरोप में उन लोग का युद्ध चलता था यहाँ भी लोग में टकराव होने लगता था, इसी लेकर के यहाँ पर भी विवाद होने लगा था।
अगला प्रश्न है दोस्तों कि कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया। ऑप्शन ए में हो जाएगा अंग्रेज व फ्रांसीसी के मध्य, बी में हो जाएगा अंग्रेज व डच के मध्य, सी में हो जाएगा अंग्रेज व मराठा के मध्य और डी हो जाएगा हैदर अली व मराठा के मध्य। तो इसका आंसर अगर देखें दोस्तों तो राइट हो जाएगा कि अंग्रेज व फ्रांसीसियों के मध्य। कर्नाटक युद्ध में अगर देखा जाए मुख्य रूप से तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों की ही लड़ाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों में दिए गए पुट के उपयोग करके सही उत्तर को चुनिए, क्योंकि इसको मिलाना है और पुट के माध्यम से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो चलिए यहाँ पर मिला ही देते हैं हम। आप यहाँ पर देखिए तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में कहा गया दोस्तों कि एक्सला चेपस यानी सोपल की संधि से अंत हुआ था। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा इस तरह से 4 हो जाएगा, एक्सला चेपल्स की संधि से अंत हुआ। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध यानी द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो था दोस्तों ये हुआ था पेरिस के संधि के साथ अंत हुआ था। इसके बाद होता है दोस्तों कि तृतीय कर्नाटक युद्ध जो था दोस्तों ये हो जाएगा पेरिस के संधि के साथ अंत हुआ था। और द्वितीय कर्नाटक का युद्ध जो था ये अनिर्णायक युद्ध माना जाता है, इसमें कोई निर्णय नहीं हुआ था। और प्रथम मैसूर युद्ध जो माना जाता है वो ब्रिटिश की हार मानी जाती है। और इसी का हार का बदला लेने के लिए फिर ब्रिटिश लोगों ने बहुत बुरी तरह से देखें तो हैदर अली को अपराजित किया था, उसको मार दिया गया था, बाद में टीपू सुल्तान आए थे। तो इस तरह से एक लंबी कहानी है, आप पढ़िएगा उस युद्ध को तो थोड़ा समझ में आएगा। इस तरह से अगर मिलाएंगे दोस्तों तो इसका आंसर अगर यहाँ पर देखें तो सी राइट हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सी यहाँ पर यानी प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला चैपल की संधि से अंत हुआ। इसके बाद होता है तृतीय कर्नाटक का युद्ध जो है वो आपका जो था पेरिस के संधि से अंत हुआ। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध में अनिर्णायक युद्ध था, कोई निर्णय नहीं हुआ। और प्रथम मैसूर युद्ध जो था इसमें ब्रिटिश की हार मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी कि इसमें से जो है दोस्तों एक सही जो है वो सुमेलित नहीं है, उसको चुनना है। ऑप्शन ए में कहा है कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्तों, तो 1746-48 तक, ये बिल्कुल सही है। बी में देखें दोस्तों तो कर्नाटक का द्वितीय युद्ध जो हुआ था ये गलत हो जाएगा। तो कर्नाटक का अगर द्वितीय युद्ध देखेंगे तो ये हुआ था दोस्तों 1749 से 54 तक चला था। ये हो जाएगा 1749 से लेकर के 54 तक चला था। इसके बाद कर्नाटक का तृतीय युद्ध सही है कि 1758 से 63 तक चला। और पानीपत का अगर देखें दोस्तों जो तृतीय युद्ध था वो 1761 में चला था, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो बी मिस्टेक था तो इसको ध्यान में रखिएगा कि कर्नाटक का द्वितीय युद्ध हुआ था 1749 से 54 तक चला था, जो 5 साल तक चला। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। ऑप्शन ए में हो जाएगा दोस्तों क्लाइव, बी में हो जाएगा दोस्तों डुप्ले, सी में हो जाएगा अबूकर्क और डी में हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। तो इसका आंसर ये हो जाएगा दोस्तों कि प्रथम यूरोपीय व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति प्रारंभ की थी, ये किया था आपका डुप्ले के द्वारा किया गया था। आंसर इसका बी राइट हो जाएगा। आइए व्याख्या को देखते हैं दोस्तों। व्याख्या में कहा करा है डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे के प्रयोग के जो भारत के जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शन बने। डुप्ले प्रथम यूरोपियन था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं को झगड़ों में भाग लेने की नीति प्रारंभ की थी। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया। यानी कि देखिए दोस्तों तो यहाँ पर रहेंगी यूरोपीय सेना जिसका व्यय जो है भारतीय के राजा करेंगे, लेकिन जो है इनकी जो सारे कंट्रोल थे यूरोपियों के हाथों में थी, यानी यूरोपीय किसी व्यक्ति के प्रमुख के हाथों में सौंपा गया था। तो एक बड़ा अजीब सा नीति था, वही नीति जो है यहाँ के राजाओं को बर्बाद किया था। तथा देखिए दोस्तों जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीतिक हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय सम्राट की नींव रखी। इसके बारे में जी.बी. मालेसन ने लिखा है कि उसकी योजनाओं का प्रभाव उसके जाने के पश्चात भी रहा। वह भूमि जिसे अपनी सूझबूझ से जोता तथा उर्वरक बनाया और वह क्षमता जो उसने दर्शाई उसके लौटने के तुरंत पश्चात उसकी
प्रतिद्वंदियों ने उपयोग में भी लाया और उससे अत्यधिक लाभ उठाया। यानी उसके जाने के बाद देखे तो ये प्रतिद्वंदी जो उनके थे उन्होंने यानी कि उसको जो विपक्षी लड़ाई करने वाला था उसका भी उन्होंने लाभ उठाया, जो उसके नीति को इतना कारगर साबित हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगवाया? ऑप्शन ए में हो जाएगा दोस्तों सूरत, बी में हो जाएगा पुलिकट, सी में हो जाएगा कोचीन और डी हो जाएगा कासिम बाजार। तो भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था दोस्तों? तो बहुत आसान हो जाएगा, ए हो जाएगा सूरत में। तो इसका आंसर ए राइट हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कह रहा दोस्तों कि लुई 14वें के मंत्री कार्बट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इंडेज ओरिएंटलेंड्स कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य के द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी केरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। तो इस तरह से ध्यान में रखिएगा कि पहले व्यापारिक कंपनी की स्थापना फ्रांसीसियों ने कहाँ किया था? तो सूरत में किया था। कब किया था दोस्तों? तो 1668 में किया था। तो एक बड़ा एक क्वेश्चन है दोस्तों, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बार बार आपसे पूछा जाएगा। अंग्रेज पूछेंगे कहाँ प्रथम को जो कारखाना स्थापित किया था, तो हो जाएगा तब भी सूरत में, और अगर फ्रांसीसियों पूछेगा तब भी आपका सूरत होगा। बस दोनों का कार्य जो है वो अवधि एक ठो 1613 में हो जाएगा और एक ठो 1668 में हो जाएगा। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। ए में हो जाएगा लुई 14वें के शासनकाल में, बी में हो जाएगा लुई 13वें के शासनकाल में, सी हो जाएगा लुई 15वें के शासनकाल में और डी हो जाएगा लुई 16वें के शासनकाल में। तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है लुई 14वें के शासनकाल में। तो यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाएगा, राइट हो जाएगा। लुई 14वां ही कहते थे कि मैं ही राजा हूँ और मेरे द्वारा बोला गया जो शब्द है वही कानून है। तो लुई 14वां की अगर कहानी पढ़ेंगे दोस्तों तो फ्रांसीसी, जब आप युद्ध पढ़ते हैं फ्रांसीसी क्रांति पढ़ेंगे तो उसमें लुई 16वां 14वां 15वां के बारे में पढ़ेंगे और बहुत देखेंगे कि पेरिस का महल को किस तरह से ध्वस्त किया गया। तो एक इनकी अलग कहानी है, जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? ऑप्शन ए में हो जाएगा दोस्तों रिसलू, बी में हो जाएगा मजारे, सी में हो जाएगा काल्बर्ट और डी में हो जाएगा फ्रेंको मार्टिन। तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा काल्बर्ट, आंसर राइट हो जाएगा कि भारत में फ्रांसीसी कंपनी के संस्थापक कौन थे? तो काल्बर्ट थे। अगला प्रश्न दोस्तों कि बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? ऑप्शन ए में हो जाएगा बंदेल, बी में हो जाएगा दोस्तों चिनसुरा, सी में हो जाएगा हुगली और डी में हो जाएगा श्रीरामपुर। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो बंगाल में देखें तो कारखाना जो डचों ने स्थापित किया था इसमें दो जगह आपका हो जाएगा, एक हो जाएगा चिनसुरा हो जाएगा दोस्तों और हुगली हो जाएगा। तो इसका बी और सी दोनों आंसर राइट होगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बी और सी राइट हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या को देखें तो क्लियर हो जाएगा। आंसर यहाँ देखिए बी और सी दिया हुआ है और इसकी व्याख्या को समझिए। डचों की बंगाल में पहली कंपनी जो थी वो पिपली में, याद रखिएगा कहाँ स्थापित हुई थी? पिपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुई तथा इसे कुछ ही दिनों के बाद डच जो था वो पिपली से बालासोर चले आए। यानी याद रखिए कुछ दिन बाद इन्होंने पिपली से स्थापित होकर के बालासोर चले आए और बंगाल में डचों ने 1635 ईस्वी से प्रारंभ कर 1656 ईस्वी के बीच कुछ समय तक हुगली में फैक्ट्रियां का संचालन किया। 1656 ईस्वी के बाद हुगली के ही एक गांव चिनसुरा में 1653 ईस्वी में स्थापित फैक्ट्री डचों के व्यापार का मुख्य केंद्र बन गई। स्पष्ट है कि दिए गए विकल्पों में डचों के कारखाना जो है उस चिनसुरी और हुगली के एक ग्राम के साथ साथ हुगली मुख्यालय में भी थी। अतः 17वीं शताब्दी से समाप्त होने तक डच जो थे कंपनी कासिम बाजार, पटना, ढाका, मालदा, बालासोर, इसके बाद बारंगोर तथा जुगदिया और फतवा आदि स्थानों पर भी स्थापित हो चुकी थी। इस तरह से बी आंसर चिनसुरा और हुगली दोनों सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? ऑप्शन ए में हो जाएगा दोस्तों 1601 में, बी में हो जाएगा 1632 में और सी हो जाएगा 1774 में और डी करा 1651 में और ई करा इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक।
तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखे दोस्तों तो अपनी फैक्ट्री पटना में जो है वो 1632 में स्थापित की थी। इसका आंसर बी राइट हो जाएगा। और इस बीपीएससी की एग्जाम देने हम भी गए थे जब ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कह रहा दोस्तों कि बंगाल की समृद्ध व्यापार की तरफ आकर्षित हो डचों ने 1615 एवं 1629 ईस्वी में असफल प्रयास किए। यानी प्रयास तो किए थे लेकिन इसके बीच में इन्होंने असफलता मिली। यद्यपि बंगाल में व्यापार का सुअवसर उन्हें 1632 में प्राप्त हुआ और 1632 ईस्वी में सर्वप्रथम पटना में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ। यद्यपि पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना जो था वो 1632 ईस्वी में हुआ। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखना कि 1632 ईस्वी में सर्वप्रथम पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ और पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना की। और यहाँ पर स्थापना से संबंधित कोई स्रोत प्रामाणिकता की कसौटी पर स्पष्ट नहीं है। यद्यपि इतिहासकार ओम प्रकाश ने 1638 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री स्थापना से संबंधित तथ्य प्रस्तुत किए जो आर्थिक तंगी के कारण उसी वर्ष बंद हो गए। वर्तमान में डच फैक्ट्री का वह स्थान पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है। जो अभी वर्तमान में पटना कॉलेज है वर्तमान में, वही को डच फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है, जो अभी वहाँ देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि ऑप्शन ए हो जाएगा डुप्ले समक्ष सेनापति नहीं था, बी में हो जाएगा अंग्रेजों की फैक्ट्री शक्तिशाली थी और सी कारक भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे और डी हो जाएगा कि पांडिचेरी सामरिक केंद्र था। तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो इसका आंसर आपका बी राइट हो जाएगा कि जो दक्कन के इलाका में अगर देखें तो शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहने के कारण था दोस्तों अंग्रेजों की फौज जो थी वो शक्तिशाली थी। यानी बी राइट हो जाएगा। यानी फ्रांसीसियों की अपेक्षा जो था अंग्रेजों की फौज जो थी वो शक्तिशाली थी। तो बी का राइट हो जाएगा। इस व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कहा है कि फ्रांसीसियों की पराजय का एक मुख्य कारण उनकी कमजोर नौसेना थी। वाल्टेयर के अनुसार ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी युद्ध के समय फ्रांस की जल शक्ति इतना ह्रास हुआ कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय उनके पास एक भी जल तोप नहीं था। जब सप्तवर्षीय युद्ध जब हो रहा था उस समय देखिए दोस्तों तो इनकी बेड़ा जो है सभी समाप्त हो गई थी। दूसरी ओर देखें तो अंग्रेजों के पास एक शक्तिशाली सेना थी और यही कारण है इन्होंने देखे तो फ्रांसीसियों का विलुप्त होने का कारण और जो आपके अंग्रेजों का उदय होने का इन सब चीज़ों में कारण ये सब देखने को मिलता है क्योंकि जो अंग्रेज थे वो काफ़ी शक्तिशाली थे जल सेना के रूप में। चलिए दोस्तों और 6-7 प्रश्न इसको कवर कर लेते हैं। इसके बाद ये टॉपिक जो है वो ख़त्म हो जाएगी, इसी चलते इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं। अब ज़्यादा नहीं, एक पेज में होगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगला प्रश्न है कि निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। ऑप्शन ए में कह रहा दोस्तों अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। अब बता रहे कि निम्न कुट से उनके प्रवेश का सही तिथि क्रम निर्धारित कीजिए। यानी कि सही क्रम क्या है आने का। तो आपको पता होगा कि भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन का क्रम अगर देखें तो सबसे पहले कौन आए थे तो पुर्तगाली आए थे। यानी 4 जिसमें होगा पहले वही सही, यानी बी आपका सही हो जाएगा। पहले पुर्तगाली आता है दोस्तों, इसके बाद पुर्तगाली के बाद कौन आएगा दोस्तों तो डच आते हैं। आपको पता होगा पुर्तगाली के बाद डच आएंगे और डच के बाद देखिए तो कौन आते हैं आपका अंग्रेज आते हैं तीसरे नंबर पर और इसके बाद लास्ट में आपके फ्रांसीसी आते हैं। ये हो जाएगा चौथे नंबर पर। इस तरह से आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट से प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन 1 में सूची है, दूसरे में सूची 2 दिया हुआ है। चलिए इसकी आपको मिलान करना है और मिलान के माध्यम से बताना है। तो चलिए आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों तो पांडिचेरी जो है तो दोस्तों सबसे पहले अगर देखें तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पांडिचेरी में आपका फ्रेंच लोग आए थे, यानी इनकी कब्जा थी। इसके बाद देखिए दोस्तों तो आपका गोवा में अगर देखें तो पुर्तगालियों लोगों का आधिपत्य रहा है। इसके बाद होता है ट्रान के बाद यहाँ पर अगर देखें तो हो जाएगा डेनिश लोगों यानी डेन लोगों का और सद्रास यानी मद्रास होना चाहिए थे, यहाँ पर हो जाएगा आपका डच लोगों का। इस तरह से अगर मिलान करें दोस्तों तो इसका आंसर ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो सही सम्मिलित इस प्रकार देखें पांडिचेरी फ्रांस के आधिपत्य में, गोवा जो पुर्तगालियों का आधिपत्य था और ट्रेन बेकार में डेनिश टेन लोगों का और सद्रास में डच लोगों का था। अगला प्रश्न है दोस्तों को उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोपियों का सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। ऑप्शन हो जाएगा बिहार, बी में हो जाएगा गुजरात, सी में हो जाएगा बंगाल और डी में हो जाएगा यहाँ पर मद्रास।
तो याद होगा आपको दोस्तों को क्षेत्र जहाँ पर यूरोपियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था वो जगह आपका बिहार से प्राप्त होता था। यहाँ पर इसका आंसर ए राइट हो जाएगा। आपको पता होगा ये यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा अफीम जो है वो बिहार से प्राप्त होता था, क्योंकि बिहार का जो एरिया है काफ़ी मैदानी एरिया है और अच्छा खेती होता है और इन सब चीज़ों के लिए उपयुक्त जो है वातावरण यहाँ पर मिल जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए में हो जाएगा बिहार, बी में हो जाएगा दक्षिणी भारत, सी में हो जाएगा गुजरात और डी में हो जाएगा असम। तो यहाँ पर भी देखिए दोस्तों तो आपका आंसर राइट हो जाएगा कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत में अफीम उत्पादन में आपके प्रसिद्ध आपका था बिहार था। तो इसका आंसर भी ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया? ऑप्शन ए में हो जाएगा डच, बी में हो जाएगा इंग्लिश, सी में हो जाएगा फ्रांसीसी और डी में हो जाएगा पुर्तगालीज। तो सबसे अंत में आने वाले कौन थे दोस्तों? तो फ्रांसीसी लोग थे। तो यहाँ पर इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। और पहले आने वाले कौन थे? तो पुर्तगालीज थे। इसके बाद पुर्तगाली के बाद डच आया, डच के बाद इंग्लैंड वासी आए, इंग्लिश लोग आए। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। 16वीं 17वीं शताब्दी में यूरोप के अनेक राष्ट्रों के व्यापार समय समय पर व्यापार के उद्देश्य से भारत में आए। व्यापारी जो थे वो अनेक उद्देश्यों के साथ, व्यापार के उद्देश्यों के साथ भारत में आना शुरू हुआ था। और इन यूरोपियों में सबसे पहले जो थे वो 1498 में पुर्तगाली आते हैं, 1605 में डच आते हैं और 1608 में अंग्रेज आएंगे तथा 1664 ईस्वी में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ। इस प्रकार उपयुक्त विकल्प में भारत में आने वाले व्यापारियों में सबसे अंत में फ्रांसीसी का आगमन होता है और सबसे फर्स्ट में पुर्तगालियों का होगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? ऑप्शन ए में हो जाएगा दोस्तों कि नागपट्टनम, चिनसुरा, मछलीपट्टनम, बी में हो जाएगा सूरत, भरूच, आगरा, सी में हो जाएगा दोस्तों कोचीन, अहमदाबाद, पटना और डी में हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो आपको याद होगा डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे इन सभी जगहों पर। तो यहाँ पर उपरोक्त जो है आपका सभी हो जाएगा। व्याख्या देखिएगा दोस्तों तो व्याख्या भी देख सकते हैं कि भारत में डचों के द्वारा स्थापित प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में नागपट्टनम, चिनसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद तथा पटना है। अब 2 प्रश्न बचे हैं दोस्तों, इसको भी खत्म करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए में करा है कि मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। दूसरा में करा कि युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग। सी में करा कि तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। उपयुक्त में से कौन से अंग्रेजों की भारत की देन थी? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों तो आपको ऑप्शन में करा कि 1 देन है, 1 और 2 दोनों देन है और सी में करा कि 2 और 3 देन है और डी करा कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों कि इनमें से कोई नहीं। यानी देखिए अंग्रेजों के द्वारा न तंबाकू लाल मिर्च की खेती का देन है और न ही युद्ध में तोप का देन है और न ही मृदा के स्वरूप और उपज के गुणों के आधार पर भूमि के राजस्व का मूल्यांकन। इन सभी में हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, डी सही हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कहा है कि मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पूर्व जो है वो शेर शाह सूरी एवं अकबर के द्वारा किया जा चुका था। भारत में देखिए दोस्तों तो तंबाकू और लाल मिर्च की खेती जो है पुर्तगालियों की देन थी और चलती फिरती तोपों का प्रचलन जो है वो मुगल काल में ही था। अकबर की आयुध निर्माण में, यानी आयुध जो होता है निर्माण में, कारखाने में जो देखिए दोस्तों तो तमाम प्रकार की बड़ी छोटी तोपें जो हो तैयार की जाती थी। इस प्रकार इनमें से अंग्रेजों की भारत की देन कोई भी नहीं थी। चलिए एक लास्ट प्रश्न, और लास्ट प्रश्न में बढ़ते हैं, इसको आप बनाइए कि किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की थी? कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। ऑप्शन ए में कहता है वारेन हेस्टिंग ने, बी करा कि जी.बी. मैकाले ने, सी करा कि लॉर्ड क्लाइव ने और डी करा कि हेनरी डुडांस ने। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मैकाले के द्वारा ये टिप्पणी किया गया था। मैकाले की शिक्षा नीति आप लोग पढ़ते होंगे और मैकाले काफ़ी चर्चित रहे हैं, यहाँ के आपके जो गवर्नर बन करके आए थे। चलिए इसकी व्याख्या देखिए। लॉर्ड मैकाले ब्रिटेन का राजनीतिक कवि एवं इतिहासकार था। 1834 से 1838 ईस्वी तक भारत के सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर तथा लॉ कमिश्नर का प्रधान रहा। प्रसिद्ध दंड विधान ग्रंथ दी इंडियन पिनल कोड की पांडुलिपि इसी ने तैयार की थी। जो आपके यहाँ भी जो धारा चलता है इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी की धारा जो पढ़ते हैं, उसकी जो पांडुलिपि तैयार इन्हीं के द्वारा किया गया था। अंग्रेजों को भारत की सरकारी भाषा तथा शिक्षा का माध्यम और यूरोपीय साहित्य, दर्शन और विज्ञान को भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी।
आपको पता होगा कि अंग्रेजी को भारत के सरकारी भाषा तथा शिक्षा का माध्यम बनाने में और यूरोपीय साहित्य जो था उनका दर्शन विज्ञान और भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अंग्रेजी शिक्षा का दिन मैकाले को ही माना जाता है। इसे चलते आप पढ़े होंगे शिक्षा नीति या बीएड डीएड करते होंगे तो इसकी नीति के बारे में एक चैप्टर ही है जो बहुत विस्तार से दिया हुआ है, उसको पढ़ना होगा। यहाँ पर अगर देखिए दोस्तों तो कह रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी इन नीतियों पर टिप्पणी करते हुए मैकाले ने कहा था कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत हो। तो इस तरह से इन्होंने टिप्पणी किया था दोस्तों। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित सारी चीज़ें जो प्रश्न जो घटना चक्र में दिए हुए हैं वो ख़त्म होते हैं। और थोड़ा सा कठिन टॉपिक था क्योंकि बड़ा अंग्रेज, कभी डच, कभी अंग्रेज, कभी पुर्तगाली, तो कभी डेनिश, तो इस तरह से आते रहते हैं तो थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। अगले में अब पढ़ेंगे हम लोग इंडियन, मतलब देखेंगे तो अगला जो टॉपिक होगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय बंगाल के नवाब। तो बंगाल के नवाब में आप जो पढ़ते हैं शाह आलम द्वितीय, फिरोज शाह द्वितीय, मीर कासिम, मीर जाफ़र, तो इन सब चीज़ों से संबंधित प्रश्न रहेंगे तो उनको बनाएंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। और उसी में बक्सर का युद्ध को देखेंगे, प्लासी का युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगले टॉपिक में यहाँ लेके आएंगे। तब तक के लिए वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। हाँ, इस वीडियो में थोड़ा बहुत हमको लगा कि वर्ड पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है तो उसको इग्नोर कीजिएगा दोस्तों। अगले वीडियो में उसको सुधार के अच्छे से लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा होगा तो वीडियो दोस्तों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।